हेलो स्टूडेंट्स, आपको कल की मीटिंग में द्विभाजन विधि के बारे में बता दिया था और एक ग्राफिकल जो विधि थी, ग्राफिकल मेथड, उसके बारे में भी बता दिया था। आज की इस मीटिंग में एक और विधि के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जो कि सेम बाइसेक्शन जो मेथड है द्विभाजन विधि पर डिपेंड है और उस विधि का नाम है मिथ्या स्थिति विधि या रेगुलर फाल्सी मेथड के नाम से भी पूछा जाता है। इंग्लिश में इसको रेगुलर फाल्सी बोल देते हैं, मिथ्या स्थिति विधि को। तो इस मिथ्या स्थिति विधि में भुवनेश भुवनेश स्टॉप करो। अब आप देखेंगे इसमें कि मिथ्या स्थिति जो विधि है ना, इसमें भी तरीका तो सेम रहता है। हम ये चेक करते हैं कि एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू किन मानों पे आ रही है। मान लीजिए वो है x1 और x2 पे आ रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यू है वो है, अगर x1 x2 पे आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो फलन है उसका वास्तविक मान होगा वह x1 और x2 के बीच में होगा। और अगर वास्तविक मान x1 x2 के बीच में है तो हम मान लें कि x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव है और x2 पे जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव है। कुछ इस तरह की कंडीशन। अब इसके बीच में कोई ग्राफ होगा, मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब यह ग्राफ इन x1 x2 से जो y के मान जा रहे हैं, इन y के मानों को अगर हम ये कहें मूल बिंदु O है, y अक्ष है, x अक्ष है, तो यहां अगर हम ये कहें कि x1 के संगत y की जो वैल्यू है, इस x1 के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है वो है y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 है। ऐसे ही x2 के करस्पॉन्डिंग y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है। तो ये वैल्यू है। तो x1 के संगत y1 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को a नाम दें तो इस a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 बनेंगे, और यहाँ इस पॉइंट को b नाम दें तो इसके कोऑर्डिनेट फिर x2 y2 बनेंगे। अब इस मेथड में यह जो मेथड होता है, इस मेथड में हम केवल और केवल यह चेक करते हैं कि जो रूट्स होगा वो किसके बीच में होगा। तो हम यहाँ एक काम और कर रहे हैं, इस ग्राफ को समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिए ग्राफ चार तरह के बन सकते हैं यहाँ।
और जिनको चार तरह से बता रहे हैं, अब आप समझेंगे कि यहां ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अगर हम इसको एक रेखा द्वारा मिलाएं, एक सीधी रेखा द्वारा मिला दिया जाए इनको, तो यह जो ए बी लाइन है वो इस x1 x2 यानी x अक्ष को, x1 x2 को मिलाने वाली या फिर x अक्ष को किसी बिंदु पर काट के जाएगी, और काट करके जाएगी तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम कोई नाम दें। इस प्रतिच्छेद बिंदु को अगर हम ये कहें, जब x अक्ष पे काट के जा रही है तो यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x का मान x3 है इस पॉइंट पर, और y का मान है 0। x का मान क्या है इस पर, x3 है, और y की वैल्यू x अक्ष पे होती ही 0 है। ये तो x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हम क्या करते हैं कि यह जो x3 पॉइंट है, इस x3 पॉइंट पर हम इस x3 पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f ऑफ x3 की, और इस f ऑफ x3 को अगर हम y3 नाम दे दें, इस फंक्शन की वैल्यू जो कि f ऑफ x3 निकली इसको नाम दिया जाए y3, तो इसका मतलब x3 पे y कोऑर्डिनेट निकलेगा। और अगर y कोऑर्डिनेट निकलेगा तो ये हो सकता है कि ये जो f ऑफ x3 हम निकालेंगे, हो सकता है 0 से बड़ा हो और हो सकता है 0 से छोटा हो। लेकिन हम अगर सिचुएशन ये लेके चलें कि लेस देन 0, f ऑफ x3 क्या है, लेस देन 0, अर्थात ये जो y3 की जो वैल्यू है वो कैसी है, 0 से छोटी। अर्थात ये कह सकते हैं x3 पे जो y की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो इस पॉइंट को हम C नाम दे दें। यहाँ x की वैल्यू तो x3 और y की वैल्यू y3 है। तो अब आप जानते हैं कि y3 नेगेटिव है, यानी f ऑफ x3 नेगेटिव, और f ऑफ x2 जो ऊपर की तरफ है y2 का मान है वो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है यहाँ कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में ही वास्तविक मूल होगा, अर्थात x3 और x2 के बीच में ही इसका वास्तविक मूल होगा। और अगर ये x3 और x2 के बीच में वास्तविक मूल होगा तो हम फिर C और इस B को एक रेखा द्वारा मिलाते हैं। इसको अगर पुनः हम एक रेखा के द्वारा मिलाएंगे तो देखेंगे कि ये इस x अक्ष को कहीं काट के जाएगा। मान लीजिए ये इसको x4 पे काटता है, तो फिर इस x4 पे फलन की वैल्यू निकालोगे f ऑफ x4। माना कि ये f ऑफ x4 है वो y4 के बराबर है, और f ऑफ x4 की वैल्यू की भी दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर हम ये कहें कि ये 0 से छोटा है तो इस 0 से छोटा है तो x4 पर ये जो y4 की वैल्यू निकली वो 0 से छोटी है, ये लेके चलें तो ये नीचे की तरफ होगा ना मान, और नीचे की तरफ होगा, यानी लेस देन लेके चल रहे हैं ना हम, 0 से लेस देन है तो नीचे की तरफ होगा। और यह पॉइंट मान लीजिए D है, इसको नाम x4 y4 दें। फिर से हम इसको ज्वाइन करा दें, यानी मिला दें इस B और C को फिर से मिला दिया जाए, तो आप देखेंगे कि ये फिर से यहाँ काट रहा है, इस पॉइंट को x5 कहें। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि x4 पे जो वैल्यू और x2 पे जो वैल्यू है इसके बीच में ही वास्तविक मूल होगा। वास्तविक मूल होगा तो ये क्या है कि जो इंटरवल था ना x1 से x2, आप देखेंगे x1 से x2 इंटरवल है वो छोटा होता जा रहा है। अब ये छोटा होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो वास्तविक मूल निकलेगा। वास्तविक मूल कहाँ निकलेगा, वास्तविक मूल उस जगह निकलेगा जिस पॉइंट पर फलन की वैल्यू लगभग 0 हो। कैसी हो, उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू लगभग 0। तो अब हम इस मेथड को जैसे जैसे आपको समझाया है वैसे वैसे ही हम इसको प्रूव करके बताएंगे आपके लिए। यहां आपको गुड आफ्टरनून नगमा प्रजापत। ओके, देखिए यहां ये x1 और x2 के बीच में जो रियल रूट्स निकाला है हमने, इसकी प्रोसेसिंग जो बताई है इसको हम यहाँ रिपीट करेंगे। अब यहाँ इसको थोड़ा डिटेल में लिखते भी जाएंगे, साथ के साथ डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ये।
अब आप समझेंगे इसमें, जैसा कि आपको पहले भी बताया हमने कि यह विधि रियल रूट्स निकालने के काम आती है, लेकिन सेम द्विभाजन विधि की तरह है। अगर हम ये कहें कि माना समीकरण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल x1, x2 के मध्य है। अब ये वास्तविक मूल x1 और x2 के मध्य है, तो आप जानते हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर जो फलन की वैल्यू होगी एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, उनका गुणन लेस देन 0 होगा, अर्थात एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। माना समीकरण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल x1 और x2 के मध्य है, जिन पर फलन के मान y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 और y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हैं। अगर हम ये कहें यदि ये जो पॉइंट है x1 x2 और y1 y2, माना यह वक्र पर a और b बिंदु हैं। अच्छा, यह तो हमने कह दिया कि जिन पर फलन के मान y1 y2 है, लेकिन ऐसे लिख दें कि इस प्रकार हैं कि ये विपरीत चिन्ह वाले हैं, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0। तो अब हम यहाँ ये जो वक्र दे रखा है इस पर जो बिंदु a और b हैं इनको लेके चलें। यदि वक्र पर बिंदु a x1 y1 व b x2 y2 हैं, तब इस रेखा AB का समीकरण निकालें। रेखा AB का समीकरण, और ये फॉर्मूला होता है आप जानते हैं बचपन से यानी 11-12 से, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। अगर हम ये कहें कि यह रेखा AB इस x अक्ष को S30 पर मिलती है, यदि यह रेखा x अक्ष को बिंदु x3, 0 पर मिलती है, क्योंकि x अक्ष पे कोऑर्डिनेट x3 हो गया, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर x3 0 पर मिलती है तो इसका मतलब ये संतुष्ट हो जाएगा। तब y की जगह हम y x1, ये x और y की फॉर्म होता है, तो y की जगह हम 0 लिखेंगे। 0 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू इस x की जगह हम x3 लिखेंगे, x3 माइनस x1। अब हमें यहाँ से इस x3 की वैल्यू निकालनी है इसको हल करते हुए। तो आप देखेंगे कि y1 ऊपर है ही, इसमें x2 माइनस x1 से गुणा होगा और y2 माइनस y1 नीचे आएगा, इक्वल में रह जाएगा ये x3 माइनस x1 इस लेफ्ट में आ जाएगा। तो x3 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x3 इज इक्वल टू x1 माइनस में आएगा ये y1 x2 माइनस x1 अपॉन में y2 माइनस y1, इसको एलसीएम लेकर के लिखें तो ये y2 माइनस y1 ऊपर बनेगा ये x1 y2 माइनस x1 y1 माइनस x1 माइनस का x2 y1 माइनस माइनस प्लस x1 y1। तो आप देखेंगे ये कट जाएगा x1 y1, तो ये वैल्यू बनती है x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन में y2 माइनस y1, x3 के इक्वल ये वैल्यू बनती है।
अब अगर हम इसमें जो x3 की वैल्यू है x3 इज इक्वल टू x1 और ये जो y2 है तो इस y2 को हम लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस x2, फिर ये y1 है तो y1 की वैल्यू अपने पास है एफ ऑफ x1 अपॉन में y2 माइनस y1 तो y2 की वैल्यू एफ ऑफ x2 माइनस y1 की वैल्यू एफ ऑफ x1 है, तो ये रही यहां से x3 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे x3 पर फलन का मान निकालते हैं। यदि x3 पर फलन का मान y3 इज इक्वल टू एफ ऑफ x3 हो तब या तो एफ ऑफ x3 है वो 0 से बड़ा होगा और या फिर ये 0 से छोटा होगा, या एफ ऑफ x3 0 से छोटा होगा। हम मान के चल रहे हैं माना एफ ऑफ x3 है ना वो 0 से छोटा है यानी नीचे की तरफ है, ये जो एफ ऑफ x3 है वो माना एफ ऑफ x3 लेस देन 0। अगर ये एफ ऑफ x3 लेस देन 0 है यानी नीचे की तरफ है तो आप देखेंगे कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में वास्तविक मूल होता है, तो यानी तब वास्तविक मूल जो होगा x3 और x2 के बीच में होगा। तब एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल x2 x3 के मध्य होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना दिखने में? दोबारा से देखो, एंड की लाइन लिखी हुई है माना एफ ऑफ x2 लेस देन 0, 2 नहीं है वो 3 है, बस आपको अगर 2 जैसा दिख रहा हो तो वो 2 नहीं है 3 है। हाँ अभी दिखेगा, सभी को दिखेगा। अच्छा दिखने में दिक्कत आ रही है, चलो लास्ट की लाइन हम अब अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लो, लास्ट की लाइन हम मिटा देते हैं, दोबारा से लिख देंगे आपके लिए, ठीक है ना। अभी ये लास्ट की जो लाइन है उसको दोबारा से लिख देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। माना एफ ऑफ x3 लेस देन 0, तब ये जो एफ ऑफ x3 है ना इसको हम लेकर के चल रहे हैं एफ ऑफ x3 लेस देन 0, तब एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 का जो वास्तविक मूल होगा। अच्छा इसमें भी दिक्कत आ रही होगी ना, इस लास्ट की लाइन को भी हम दोबारा लिख दे रहे हैं आपके लिए। यह वैल्यू बनी आपकी x1 बाई टू माइनस x2 बाई वन अपॉन में बाई टू माइनस बाई वन, यह वैल्यू आ जाएगी। अब तो दिख रहा होगा ना सभी को? हाँ कुछ ऐसा ही है, आप सही कह रहे हो कि ज्यादा जूम है, ये बताओ अब दिख रहा है कि नहीं?
हो जाएगा ना, चल जाएगा ना काम? ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें और कमेंट्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं अब ये जो प्रोसेसिंग है ना, इसकी अगर हम पुनरावृत्ति करें, जैसे कि आपने जो नेगेटिव माना तो हमने कह दिया कि वास्तविक जो मूल होगा वो x2 और x3 के मध्य होगा। वास्तविक मूल x2, x3 के मध्य है। अगर ये इसके मध्य होगा x2 और x3 के, तो हम यह प्रक्रिया दोहराते हुए यहां वैल्यू रखेंगे, तब उपरोक्त प्रक्रिया से, यानी जैसे ये x3 की वैल्यू निकाली थी ना, वैसे हम क्या करेंगे, x3 की वैल्यू तब निकली थी जब ए बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकाला और x3 0 से संतुष्ट कराया। अब की बार ये जो c और b है, इन पॉइंट से हम क्या करेंगे कि लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और फिर x4 से संतुष्ट कराएंगे, क्योंकि बी सी को मिलाने वाली रेखा x4 पे काटती है ना, तो x4 0 से संतुष्ट कराएंगे। लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं कर रहे हम, क्योंकि एक ही बात रहेगी, अगर यहाँ 3 की जगह 4 कर दें, 1 की जगह 2 कर दें, 2 की जगह 3 कर दें, 2 की जगह 3 कर दें, 1 की जगह 2 कर दें, 2 की जगह 3, यानी एक एक इंक्रीज कर दें। x4 इज इक्वल टू 1 की जगह 2, एक एक वैल्यू बढ़ानी है। x2 एफ ऑफ x3 माइनस x3 एफ ऑफ x2 अपॉन में एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2। अब अगर हम इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करें, अगर इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की जाए तो हम nth टर्म के लिए लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से, तो देखेंगे आप यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, आपके पास कितनी वैल्यू काम में आ रही हैं, 2 3 4 पूरे इस फॉर्मूले में, या ये कहें x4 की जो वैल्यू निकली है इसमें केवल और केवल 3 वैल्यू काम में आ रही हैं, एक तो 2 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो अपने पास भी एक तो n+1, एक तो n+1, एक n और एक n-1, इन 3 वैल्यू की बात करेंगे हम। क्रमागत है ना, तो क्रमागत के लिए देखो 2 की जगह तो जैसे कि 2 की जगह तो क्या हो, n-1 हो, 3 की जगह n हो, 4 की जगह n+1 हो, तो इसमें 4 की जगह n+1 काम में लें, 2 की जगह n-1 काम में लें, एफ ऑफ x3, इस 3 की जगह हम n को काम में लें, माइनस यहाँ x3 की जगह xn काम में लिया और एफ ऑफ x2 की जगह n-1 काम में लिया, अपॉन में एफ ऑफ xn प्लस xn माइनस एफ ऑफ xn-1। तो अब इस जो रिजल्ट जो हमने लिखा है यहाँ, इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, और वह कुछ इस तरह से रहेगा, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस का xn-1 अपॉन में एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn-1 इनटू में एफ ऑफ xn, ये एफ ऑफ xn लिखा। अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके साथ ही हमने इसको इस टर्म को इतना लिख दिया, कैसे लिख दिया इसके बारे में भी आपको समझाते हैं, एक बार डायग्राम भी, ये पूरा स्क्रीनशॉट लें आप, स्क्रीनशॉट लें। 2
इंटू 3 लिख दो। x2 x3 देखो, ये जो x2 x3 है ना, बात क्या है कि ये थोड़ा कैमरा है ना, कैमरा इसकी मूल x2 x3 देखिएगा। अब तो दिख रहा होगा ना अच्छे से x2 x3। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम यहां केवल और केवल ये कंडीशन बता रहे हैं कि इतनी जो वैल्यू है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम में वैल्यू बनेगी अपने पास एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, और इसका मल्टीप्लाई फिर हम एक्स एन से करेंगे तो ये आएगा एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस माइनस का एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, फिर ये माइनस। अब आप देखेंगे अभी तो इस टर्म का यहां मल्टीप्लाई किया, अब एक्स एन का एफ ऑफ एक्स एन से करेंगे, एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा। इसके बाद एक्स एन माइनस 1 का एफ ऑफ एक्स एन से करेंगे, एक्स एन माइनस 1 का एफ ऑफ एक्स एन से करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट जाएंगे ना। अब कट जाएंगे तो ऊपर एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन, तो देखिए यही है एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन, ये बच रहा है। और इसके बाद माइनस का एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 है, अपॉन में जो टर्म है ना ये वाली टर्म वो इतनी लिखी हुई है, तो इसका मतलब हुआ जब इसको इतना लिख सकते हैं तो इसे इतना भी लिख सकते हैं। बस ये एक फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए आपको इतना याद रखने के लिए कहा है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम, अच्छा इसको सबसे पहले आप एक बार रिजॉइन करें, इसके बाद एक एग्जांपल बताएंगे आपको इसका।